नमस्कार दोस्तों, आईटीआई एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम ऑफलाइन क्लास के साथ में ही चला रहे हैं। उसका कारण है कि यूट्यूब की वजह से ऑफलाइन क्लासेस डिस्टर्ब हो रही है, तो इसलिए ये सोचा जा रहा है कि अब जो क्लास रेगुलर हमारी चल रही है उसी के साथ में यूट्यूब भी चलाया जाएगा। जितना हम चला सकते हैं उतना प्रयास करेंगे इसको चलाने का। मेन समस्या यहाँ है कि मुझे पढ़ाने के लिए सामने कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको कितना समझ में आ रहा है उसी पे बेस्ड है सारी पढ़ाई। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि क्या है, हम बेसिक चैप्टर तक तो सब कुछ ठीक समझ में आता है, लेकिन जब मेन चैप्टर आएंगे तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कितना उसमें समझ पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान हमारी समझ का लेवल कितना है, ये फिजिकल वे में ही मालूम पड़ेगा। ये जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि कोई भी मैसेज करता नहीं है। जो भी लोग वीडियो देखते हैं वो वीडियो देखने के बाद में ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो कितना समझ पाए हैं या मेरे पढ़ाने में कहाँ मिस्टेक हो रही है वगैरह वगैरह। तो इसीलिए अभी से यह है कि जनरली यहाँ होता क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस में तो हमारे पास में तुरंत रिप्लाई आ जाता है कि हम कैसे चल रहे हैं और कैसे चलना चाहिए वगैरह वगैरह, या सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ऑफलाइन के साथ में इसको चालू किया गया है। तो उन्हीं बच्चों का आधार मानते हुए आपका भी काम हो जाएगा ये सोच के। ठीक है। आईटीआई जो है बेसिकली, इसमें ट्रेड आपकी कोई सी भी क्यों ना हो, लेकिन दो मुख्य बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है मेटल, क्योंकि कोई भी चीज़ आप करोगे तो उसमें मेटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या उसकी जानकारी का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी आप सारे काम कर पाओगे। आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप जानते हो उस लोहे पर ही आप, मतलब मेटल पर ही आपको काम करना है। कुल मिला के बात यह है। और दूसरा है गति, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो काम गति व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के लिए दो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। पहला है धातु विज्ञान और दूसरा है लेथ। ये जो चैप्टर अगर आप पूरी ईमानदारी से कर लेते हो तो ये समझ लो कि आपने अपनी थ्योरी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने काबू में कर लिया है, क्योंकि उसी पे बेस्ड बाकी सारे चैप्टर मिलते हैं आपको। तो इन्हीं में हम लोग क्या है, आज धातु वाला चैप्टर ले रहे हैं, धातु विज्ञान का। ये हमारा बुक के हिसाब से सिक्स्थ या सेवन्थ, अलग अलग बुकों के हिसाब से है ये बात। तो वो चैप्टर है अपना, सॉरी। और बहुत विस्तृत और बहुत सरल भी। अगर इसको ठीक से समझा जाए तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है। एक बार अगर आपने इसको समझ लिया, इसमें हम ऐसा करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको इतना शॉर्ट में कर देंगे कि आप आसानी से उसको याद रख पाओगे। ठीक है। और बहुत कुछ करना भी नहीं है आपको, बहुत सिंपल वे में चलना है, बहुत ही आसान से अपन इसको निपटा लेंगे और चल लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और कर लेंगे इस चैप्टर को। ठीक है ना। और मेरी फिर से वही बात आपके साथ में रिक्वेस्ट है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन में तो कुछ दिक्कत नहीं है, रेगुलर लड़के आते हैं तो वो लोग करते हैं अपना अपना। ठीक है ना। लेकिन जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देखें, समझने का प्रयास करें। ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताएं, आपको दोबारा समझाया जाएगा। यहाँ क्लास का एक ही नियम है, जब तक समझ में ना आए तब तक आगे मत बढ़ो। ठीक है ना। क्योंकि एक एक चैप्टर अगर आप कर लोगे तो कोई भी एग्ज़ाम निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो इसी बात को लेके इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं अपन। धातु या मेटल, है ना, ये बेसिकली सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों को प्रकृति से प्राप्त है। और प्रकृति से भी ये चीज़ हमको खनन के द्वारा प्राप्त है, मतलब धरती के नीचे से हम इसको निकालते हैं। जो चीज़ हम धरती के नीचे से निकालते हैं वो चीज़ों का कोई ना कोई नाम होता है। वैसे ही जब मेटलों को निकाला जाता है तो उसको कहते हैं अयस्क या ओर। ये एक बहुत अलग शब्द है, ज़्यादातर इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। अयस्क या ओर। हर धातु का कोई ना कोई अयस्क होता है, हर अयस्क का अपना अपना नाम होता है। ठीक है ना। आप आगे जैसे जैसे चैप्टर में हम बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये वो है कि जब हम निकालते हैं तो जैसे अब आप किसी फसल में जाओगे, जब फसल का फसल जब बढ़ने लगती है तो बढ़ने के बाद उसके जो बीज होते हैं उन्हीं को देखकर निर्णय लिया जाता है कि ये किस तरह की फसल है।
मतलब गेहूँ के दाने देखोगे तो गेहूँ दिखेगा, दाल के दाने देखोगे तो दाल दिखेगी। अब दाल में भी कौन सी दाल है तो वो सब देखने से ही समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही और भी जब निकाला जाता है तो प्रारंभिक स्थिति उसकी देखने से ही प्रारंभ होती है। और मैं इसको रिपीट तरीके से बताता हूँ या उसी तरीके से वापस से बोल के बताता हूँ जिस तरीके से अपन पहले इस बात में चर्चा किए हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इन सब का पहले से एक ग्राफ तैयार करके रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले शोधन हो चुका है, निकाला जा चुका है, चीज़ें निकल चुकी है, उनके नाम है ना डिसाइड हो चुके हैं, तो उनकी एक तालिका बना ली जाती है। तो जो भी अयस्क निकलता है उसके 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सारे टेस्ट होते हैं और उसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये किस तरह का पदार्थ होगा। जैसे आपको नमक की पुड़िया बना के दे दी जाए, तब नमक और यूरिया में डिफरेंस नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। फिर आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे अलग अलग तरह के, तब जाके आप मालूम पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। ये कॉलेजेस में आप लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने कॉलेज किया होगा, तो उन लोगों ने प्रैक्टिकल लैब वगैरह में ये सब चीज़ें की होगी। उन्हीं बातों को अपन यहाँ पर दोहरा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी को आधार मानकर सारे टेस्ट लगाए जाते हैं और फिर ये निर्णय या ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि फलानी चीज़ निकाली गई है या फलाना चीज़ का फलाना अयस्क हमको प्राप्त हुआ है। और वो जब तक हमें फिजिकली मालूम नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि हर धातुओं के गुण धर्म होते हैं, ठीक है ना। जो एबिलिटीज़ होती हैं या गुण होते हैं, जो उनकी कार्यप्रणाली होती है, उसके आधार पे उनके कुछ कुछ गुण डिसाइड किए गए हैं। उन्हीं गुणों के आधार पर उसका है ना निष्कर्ष निकाला जाता है या ये निर्णय निकाला जाता है कि हाँ ये फलाना धातु है। 3 प्रकार के गुणों को हम लोग देखते हैं। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और तीसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। फिजिकल मतलब जो सामने से दिख रहा है वो। और इस पूरे चैप्टर को आप इस तरह से समझें कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो जिस तरह से उसको फर्स्टली देखा जाता है ना, बस वही सब कुछ अयस्क में भी शामिल है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। यहाँ माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हो रहा है, वहाँ पृथ्वी के गर्भ से अयस्क या और पैदा हो रहा है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसी लहजे में याद रखोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे भी आप सभी के घर में कभी ना कोई डिलीवरियाँ हुई होगी। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब आप जाते हो तो सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका वजन कितना है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई जाती है वहाँ पर। तो वही हमारा पहला टास्क है आज। हम देखेंगे भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहले जैसे मैंने बाहर कहा कि एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, उसका वेट लेता है। वही बात यहाँ भी बात, हर धातु का अपना अपना वेट होता है। कोई धातु हल्की होगी, कोई धातु भारी होगी, ठीक है ना। तो धातु का सबसे पहले लिया जाता है भार, हल्का या भारी, और उसको फिर कैटेगराइज किया जाता है। जो मैंने आपको कहा था कि ये पहले से लैब में टेस्टेड होते हैं और इनकी तालिकाएं बना के रखी जाती है। तो ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर टुकड़े पर ये किया जाता है कि तांबे का कितना, कॉपर का कितना, एल्यूमिनियम का कितना, है ना। इस तरह का सारी सारणियाँ बना के रखी जाती है, उसी के आधार पर इसको आगे बढ़ाया जाता है, ठीक। तो इस तरह से सबसे पहले हम देखते हैं क्या, भार। दूसरी चीज़ आती है, जब आप बच्चों को देखते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो, उसकी सॉफ्टनेस। सभी को अच्छा पसंद आता है वो। हाथ में कोई जाके ऐसा तो है नहीं कि आप गोदी में लेके बैठे रहोगे। आप एक दूसरे हाथ से उसकी स्किन को टच करोगे, उसके गालों को टच करोगे, फिर कहोगे कितना नाजुक है, कितना मुलायम है। तो वही बात मेटल पे भी लागू होती है। यहाँ शब्द दूसरा है, इस मुलायम शब्द को यहाँ पर गलनीयता शब्द कहा जाता है, या उसके गलने की दर, गलनीयता, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, ये भी कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल नहीं है। हर धातु अलग अलग टेम्परेचर पर गलती है। धातु के गलने की दर बेसिकली इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस तरह का उसका संगठन है, या उसका जो इनर्शिया है वो किस तरह का डेवलप्ड है, या उसके अंदर किस तरह की संरचना है, डेंस स्ट्रक्चर है किस तरह का, है ना, डेंस है या ओपन स्ट्रक्चर है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से ये उतनी आसानी से गलता है ना। जितना हार्ड होगा, जितना भारी होगा, जितना ज़्यादा सघन होगा, उसको गलने में उतना देर लगेगी, उतना टाइम लगेगा, ठीक है ना। और टेम्परेचर भी उतना हाई लगेगा। जितना सॉफ्ट होगा उतनी जल्दी गलेगा। तो इसी से रिलेटेड है ये पूरा। इसका बेसिकली क्या होता है, इसी के अलग अलग
टेम्परेचर आपको पूछे जाते हैं, कुछ खास चीज़ों के टेम्परेचर बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को अपन यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। बहुत सिंपल से वे में है, इसका अपन ने शॉर्ट ट्रिक बना रखा है, उसी शॉर्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। राग, तापिये, सीरा। बहुत सिंपल है, कुछ भी क्रिटिकल नहीं है इसमें, आप हम सबको खोल के बता देंगे अभी आराम से। इसके साथ में इसका मोबाइल नंबर दिया जाता है, वो है 16 125 108 96 64 32 23। बहुत सिंपल है, एक दो बार आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन बहुत इजी वे में इसको आप याद कर पाओगे। 16 125 108 96 64 32 23। 16 125 108 96 64 32 23। हर चीज़ का अपना अपना मीनिंग है, उसके हिसाब से ये है। पहला वर्ड है आपका रा, इससे बनेगा आपका रॉट आयरन। इसमें से हम 16 उठाएंगे, इसके आगे 2 जीरो लगाएंगे, ये हो जाएगा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। क से हो जाएगा आपका कास्ट आयरन। यहाँ से 125 पूरा उठाएंगे, ये है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। कास्ट आयरन के लिए अपन एक बात बता देते हैं, जब मेटल बनाना चालू करेंगे तब ये बात फिर से दोहराएंगे, ऐसा क्यों होता है। कास्ट आयरन हमको अलग अलग स्टेज पर प्राप्त होता है ना, वाइट कास्ट आयरन, मोटल्ड, ग्रे कास्ट आयरन, इस तरह से अलग अलग कास्ट आयरन के गलने की दर भी अलग अलग होगी। तो बेसिकली जो जितना सॉफ्ट होगा उतना जल्दी गलेगा, जितना हार्ड होता जाएगा उतना देर से गलेगा, उसी के आधार पे इसका गलनांक दिया गया है। तो ये 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होकर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। मेनली जिस पे हम वर्क करते हैं वो 1250 पे गलता है, इसलिए 1250 को यहाँ पर लिया है। तो इसलिए कभी कंफ्यूज मत हो, क्योंकि पेपर में आपको दोनों डिजिट मिल सकती है, एक साथ कभी नहीं मिलेगी। ऑप्शन में आपको कोई एक ही डिजिट मिलेगी, या तो 1150 मिलेगा या 1250 मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला है आपका ता से हो जाएगा आपका तांबा या कॉपर। यहाँ से हम उठाएंगे 108 पूरा, ये 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी 1080 डिग्री पर ही गल जाता है, 1083 सेंटीग्रेड पर ये पूरी तरह से बबल छोड़ने लगता है, ठीक है। पेपर में बेसिकली क्या होता है, 1083 ही ऑप्शन में आता है, इसलिए 1083 लिखा रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली अगर आप करने जाओगे तो 1080 पर ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है अपने को। अगला है हमारे पास में पीतल, ठीक है। यहाँ से उठाएंगे 96, तो ये हो जाता है 964 डिग्री सेंटीग्रेड या 960 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। 964 या 960 के आसपास ये गल जाता है। मैं रीडिंग वही लिख रहा हूँ जो जनरली पेपरों में आती है इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर बॉम्बे से कोलकाता तरफ आप मुड़ोगे या उस तरफ का मूव करोगे, तब वहाँ के जो पेपर्स आते हैं उनमें ये होता है ना। जैसे बॉम्बे में आप जाओगे तो बॉम्बे में नोएल डॉकयार्ड वगैरह है। नागपुर से उस तरफ जाओगे आप तो स्टील इंडस्ट्रीज है सभी, जिंदल से लेकर सारी तरह की स्टील इंडस्ट्रीज, सेल भी शामिल है, ठीक है। तो इनके आधार पर अपन ये बात कर रहे हैं ठीक। तो जो डिजिट आपको पेपर में मिलेगी ज़्यादातर वही मैं इसको लिख रहा हूँ। अगला है हमारे पास में एल्यूमिनियम। ये होता है 648 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बार देख लेना उसमें दिख रहा है कि यहाँ तक 648 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिनियम आपका गल जाता है। हाँ, एल्यूमिनियम के लिए फिर से मैं बात करता हूँ कि एल्यूमिनियम ज़्यादातर हमको आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, इन एरियो में ज़्यादा मात्रा में मिलता है, या राजस्थान साइड में। एमपी साइड से लेकर उधर राजस्थान साइड में आप जाओगे तो भूगर्भ जो है ना आपका वो गर्म है, या धरती का जो अंदर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर आपको टेम्परेचर का बहुत बड़ा डिफरेंस दिखने को मिलेगा। अलग अलग पेपरों में आपको टेम्परेचर अलग अलग मिलेंगे, और ये बहुत लोगों की समस्या है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बहुत लोगों की, क्योंकि हम पेपर देते हैं, हर व्यक्ति की एक समस्या होती है कि अरे यहाँ ये आया है, जबकि इसका तो ऐसे ही होता है, हमने किताब में ये पढ़ा है। अलग अलग किताबों में भी आपको टेम्परेचर अलग अलग मिल जाएगा, कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है। तो इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि बेसिकली होता है कि साउथ साइड में आप कहीं भी जाओगे ना, तो एक्चुअली वहाँ भले ही
ऊपर का टेम्परेचर कितना भी हो, धरती का टेम्परेचर हमेशा कम रहता है या ठंडा रहता है। जबकि एमपी साइड में आओगे, एमपी से उस तरफ जाओगे तो यहाँ काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, 10-10 फीट पे नीचे काली मिट्टी होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझो कि अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो कि एल्यूमिनियम के 2 टेम्परेचर क्यों हैं। जब आप इस तरफ नॉर्थ जोन में जाओगे और एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ आपको 570 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन में मिलेगा। जबकि आप साउथ साइड में जाओगे तो क्या मिलेगा, 648 648 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिलेगा। और ये जो दोनों टेम्परेचर है, यही बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि अब यहाँ क्या करें, कहाँ जाएँ, कहाँ, है ना? क्योंकि किताबें भी वैसी है, जिसने जैसा लिखा है, किताब वाला भी बेसिकली करता क्या है कि उसकी किताब क्यों अच्छी होगी तो कुछ ना कुछ डिफरेंस उसको डालना पड़ेगा। तो ये 2-4 डिग्री सेंटीग्रेड का इधर-उधर डालने से ही किताब में डिफरेंस पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना? किसी को किसी का अच्छा लगता है, किसी को किसी का अच्छा लगता है। इस आधार पे क्या होता है, किताबें चल निकलती है। ठीक है? तो उसी को आधार मानकर अपन ये बात बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस एरिया में पेपर देने जा रहे हो, वहाँ पर जाकर आप पेपर को समझो, वहाँ के, है ना, वहाँ के उसमें जो जैसे साउथ साइड आप जाओगे तो साइड के हिसाब से आपको बड़ा टेम्परेचर लगाना है। क्योंकि अब मैं इसको वापस वैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आप एक दूध की थैली दुकान से खरीद के लाओ। ज़्यादातर दूध की थैली फ्रीजर में रखी होती है जो आपको दी जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। घर आने के बाद में आप उसको तपेले में निकालो, निकालने के बाद में आप टाइम सेट करो। दूध हम तब उबला मानते हैं जब वो फूल के पूरा तपेले के ऊपर से गिरने की स्थिति में पहुंच जाता है, फिर हम नॉब बंद कर देते हैं। तो आपने दूध जब रखा तब से लेकर दूध के उस, है ना, फुग्गे को बनने तक आप एक टाइम नोट कर लो। और उसके बाद क्या करो, दूध को घंटा 1.5 घंटा छोड़ दो। अब इसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि आप इजीली उंगली डाल सको। लेकिन यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो फील होगा। दूध ठंडा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आपको आप आसानी से उंगली डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि दूध में हल्की गर्माहट है। अब जब आप दोबारा दूध को उसी अवस्था में वापस रखते हो, उतनी ही मात्रा के दूध को, तो आप देखोगे कि इस बार उस फुग्गे को बनने में बहुत कम समय लगा। ठीक है ना? तो वही बात यहाँ एल्यूमिनियम पे भी लागू होती है। एल्यूमिनियम ऐसे भी एक सॉफ्ट धातु है बहुत। ठीक है? तो उस आधार पे भी इसको वैसे ही देखा जाता है। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे ही आप ज़्यादा ऐसे जैसे जो साउथ साइड से निकाले हुए जब एल्यूमिनियम को गलाने जाओगे तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नीचे से जब निकलता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और वैसे ही इन क्षेत्रों में, है ना, तो इसलिए टेम्परेचर का वेरिएशन मिलता है अलग अलग। तो जो जहाँ से उसकी प्राप्ति है, प्राप्ति स्थल के आधार पे उसके गलनांक बदल जाते हैं। ठीक है? और ये इसका जिक्र आपको पुरानी बुक्स में मिलेगा, बहुत पुरानी, जो बुक लगभग 56 के आसपास लिखी गई है ना, वो बुकों में आपको इसका जिक्र मिलेगा। ठीक? तो इस आधार पर अपन बात कर रहे हैं कि आप एरिया वाइज 648 या 570 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लगा सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आता है ये सी, इससे बनता है आपका सीसा। यहाँ से हम 32 का प्रयोग करेंगे, ये मिल जाता है 320 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और आखिरी है इसमें रा से रांगा या टीन। ठीक है? और ये गल जाता है आपका 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बहुत सिंपल है, आप कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कुछ नहीं है इसमें। राग तापीय सिरा ऐसे ही याद रख लो। अब राग तापीय हम लोग तो ऐसे ही जो देखो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? रॉक पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, तापीय मतलब राग को तापीय मतलब राग को पकाओ। तो आपको सीरा, सीरा मराठी में एक वर्ड है सीरा, हलवे को मराठी में सीरा भी बोलते हैं, और दूसरी लैंग्वेज में बहुत लोग सिरा भी बोलते हैं। तो कुल मिला के ये है कि पत्थर को तपाकर आप सीरा बना के खा सकते हो। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नीचे हमने एक नंबर दिया है, बहुत सिंपल वे में याद कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं कि आप वैसे याद करो, नॉर्मली में 2-4 बार बोलोगे तो आपको ये याद आ जाएगा। हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, ज़्यादातर लोगों को हिंदी बोलना बड़ा अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से बात करें 16, 125, 108। जहाँ तक आप डबल 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 या ट्रिपल डिजिट बोल सकते हो, उससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमको 2 में रखना है, यहाँ हमको 3 में रखना है, या 3 में रखना है, यहाँ 2 में, यहाँ 2 में, यहाँ में, तो जो जहाँ जैसा बोलना है। हाँ, 16, 125, 108, 96, 64, 32, 23, 2-4 बार करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी ऐसे ही ये पूरा चैप्टर ऐसे ही बनाया है
आगे आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें, जो लोग भी इसको देख रहे हैं अभी उनको बड़ा ये आजकल का वही है ना, ज़माना ही वैसा है शॉर्ट ट्रिक वाला, तो आपको मज़ा बहुत आएगा। इसके आगे भी आपको मिलेगा अभी। जब अयस्क की बात करेंगे तो हेमालिसा मेंगपा क्ले आएगा। जब हम इसमें इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। जिप्सिकेन जेंटिल मिलेगा, गेसा किटीप्लेजिन मिलेगा, है ना, इस तरह के एसिरिथकेस जेंटिल मिलेगा, इस तरह के बहुत सारे वर्ड मिलेंगे उनके गुणधर्म के आधार पर। ठीक है, तो आपको मज़ा बहुत आएगा इस चैप्टर में, बहुत आसानी से आप पूरा चैप्टर कर पाओगे। और मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि अगर आपने मेटल कर लिया तो आपने बहुत बड़ा हिस्सा पार कर लिया है। क्योंकि क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी समस्या, अभी घरेलू काम भी करते हैं अपन कई बार, तो बहुत सारी चीज़ें हमसे होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें एक्चुअली उनके गुणधर्म के बारे में जानकारी होती ही नहीं है। जैसे स्टील की बात करें, अगर घर में आपके स्टील का डोर है तो आप मेरे से लिख लो कि आप उसके अंदर प्रॉपर होल नहीं कर पाओगे जब तक कि आप स्टील के गुणधर्म को नहीं जानते हो। तो आपको मालूम पड़ेगा कि बिट को कैसे यूज़ किया जाएगा। ड्रिल, जो नॉर्मल बिट आप मार्केट से खरीद के लाओगे, पूरी ताकत लगा के करोगे तब जाके एक आध छेद होगा, और बहुत मशक्क़त, मतलब जो आप नॉर्मल वे में कहीं होल करते हैं, जो 2-5 मिनट में होल हो जाता है, स्टील में करने में आपको 2 से 3 घंटे तक लग सकते हैं। लेकिन उसका एक प्रॉपर वे है। अभी इस पूरे मेटल के चैप्टर के दौरान जब हम आगे बढ़ेंगे और जब हम स्टील पढ़ेंगे, तब आपको उसका भी तरीका बताएंगे कि कैसे आसानी से आप, है ना, विद इन द लिमिट में, विद इन द टाइम में आप घर में ड्रिल कर सकते हैं। शॉप फ्लोर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वहाँ अलग बात होती है, वहाँ मशीन टॉर्क ये वो सब बहुत कुछ लागू होता है। ठीक है, लेकिन घर की बात करें अपन, तो ये इसलिए क्योंकि हम सही रूप से उन चीज़ों को नहीं जानते, कौन सी चीज़ कैसे होगी, किस तरह से की जाएगी, ये हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मेटलों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेटलों को जानोगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी आएगा नहीं। ठीक है, जिनको लिखना है लिख लो, यहाँ से मिटा देते हैं। लिख लिया? तो हमने ये पूरा चैप्टर उठाया है एक बच्चे के पैदा होने जैसे। ठीक है ना, जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने भौतिक गुण की बात की कि बच्चे को देख के हम पहले आकलन लगा देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने उसका वेट देखा, भार, फिर उसकी सॉफ्टनेस देखी, फिर हम देखते हैं रंग, लड़का गोरा है या काला है, या लड़की हो मान लो। तो हर धातु का कोई ना कोई रंग होता है। जैसे आपकी चांदी उजली सफ़ेद होती है, एल्यूमिनियम सफ़ेद होती है, ठीक है। कॉपर लगभग लाल और पीले के बीच में होता है। सोना आपका सुनहरा पीला होता है। ठीक है, तो इस तरह से हर धातु का अपना अपना रंग होता है। ऐसे ही आप जब रोड पर चलते हो तो कोई भी चमकती हुई चीज़ देखकर आपको पहला पहला आभास होता है सोना होने का। वही बात वहाँ पे भी लागू होती है कि जब हम चीज़ निकालते हैं तो निकालने के बाद पहला जो कलर दिखता है उससे हमको अंदाज़ा आने लगता है कि यार ये चीज़ क्या हो सकती है। ठीक है, उसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं और उसी से हम आगे बढ़ते हैं और अलग अलग टेम्परेचर पे या अलग अलग टेस्ट लगा के ये निकालते हैं कि ये किस तरह का पदार्थ हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला होता है, जैसे हमने सॉफ्टनेस की बात की है वैसी एक अलग बात होती है ठोस। सभी धातु, मतलब धातु की जब बात करें तो मटेरियल बहुत तरह के होते हैं। घर में आपके पास में कपड़े भी होंगे, लकड़ी भी होगी, जूट भी होगा, ठीक है ना, कारपेट का भी होगा, फोम भी होगा, है ना, मिट्टी का भी कुछ आइटम होगा, मतलब जिसको चीनी मिट्टी के पात्र वगैरह इस तरह की चीज़ें, और कोई चीज़ सॉलिड मेटल की भी होगी। हर चीज़ को देखने, पकड़ने, यूज़ करने, है ना, में आपको अलग अलग फीलिंग आती है। वैसे ही मेटलों की एक खासियत होती है कि सारे मेटल आपको ठोस ही फील होते हैं, केवल पारे को छोड़कर। पारा एक मुलायम धातु है, ठीक है ना, और पारा एक धातु है, ये भी एक बात समझ लीजिए, क्योंकि ये भी हमको अयस्क के रूप में ही प्राप्त होता है। तो पारा एक धातु है, और ये क्वेश्चन आता है कि पारा है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग पारे को धातु की श्रेणी में नहीं रखते हैं, लेकिन पारा एक धातु है। ठीक है, तो पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। इसी तरह से अपारदर्शक, लगभग सभी धातुएं ऐसी होती है जो अपारदर्शी होती है, किसी भी धातु के आर पार हम नहीं देख सकते। यही मेटल का सबसे बड़ा गुण है। हर धातु सॉलिड होती है, सॉलिड होने के कारण
उनके आर पार हम देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो जो चीज़ें सामने हैं, जिन चीज़ों को हम सामने से देखते हैं या जिन चीज़ों को हम फिजिकली फील करते हैं, वो सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जब इनके गुणधर्मों में हम अंदर से इनको जानने जाएंगे तो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। ऑनलाइन के हिसाब से हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको ऑनलाइन में शामिल करेंगे। जितना आज कराया है इसमें मेन था गलनीयता वाला पार्ट, वो आप लोगों ने सभी ने कर लिया होगा। इसलिए मेरी ये आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश कीजिएगा उसको एक दो बार करने की। इसके अलावा भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आज भी हमने पढ़ा है, सिर्फ भौतिक गुण की बात कर रहा हूँ मैं, इतने टॉपिक में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की क्लास का समापन यहीं किया जाता है। धन्यवाद।